जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द CMM न्यूज 24/7 पर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है उन्नाव रेप पीड़िता और कुलदीप सिंह सेंगर जिसने रेप किया उसकी बेटी के बीच जुबानी जंग। उसी के साथ खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी होने की संभावना नहीं, सूत्र के हवाले से खबर आई है। उसी के साथ खबर आ रही है कि पद्म विभूषण मशहूर नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो चुका है। 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज का निधन हुआ है। साथ खबर आ रही है रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और उनके पति धनुष के बीच 18 साल बाद हो चुका है तलाक। उसी के साथ खबर में जानेंगे छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल पर हो चुके FIR। साथ ही में आपको बताएंगे कोरोना के भारत के अपडेटेड आंकड़ों के बारे में। उसी के साथ सियासी गलियारों के और चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 18 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे उन्नाव रेप पीड़िता ने बयान दिया कि मां का चुनाव लड़ना बीजेपी को पसंद नहीं। उन्नाव रेप कांड के सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी के बाद अब पीड़िता ने वीडियो जारी किया है। पीड़िता ने कहा कि मेरी मां को कांग्रेस ने 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए उन्नाव सदर से प्रत्याशी बनाया था। यह बात भाजपा को अच्छी नहीं लगी है, इस वजह से गलत तरीके के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी होने की संभावना नहीं, सूत्र के हवाले से आई है खबर। जी हां दोस्तों, इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली से झांकी होने की संभावना नहीं है, ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को दी है। हालांकि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगली खबर में जानेंगे गाजीपुर विस्फोट मामले के बारे में। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी, कहा हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे। जी दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर फुल मंडी में IED मिलने के मामले में नया अपडेट सामने आया है। टेलीग्राम पर अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद MGH ने गाजीपुर फुल मंडी में IED प्लांट करने की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास MGH के इस क्लेम के संबंध में लेटर मौजूद है। जांच में जुटी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने स्पेशल सेल के अफसरों से केस को लेकर मुलाकात की है। वहीं NSG ने विस्फोटक से जुड़ी अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है। अगली खबर में जानेंगे दिल्ली में कोरोना के 12,527 नए मामले, 24 और मरीजों की हुई है मौत। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,527 नए मामले सामने आए तथा इस बीमारी के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 27.99% रही। हालांकि संक्रमण का पता लगने के एक दिन पहले 44,762 नमूनों की जांच की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को संक्रमण 18,286 मामले थे और महामारी से 28 लोगों की मौत भी हुई थी। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे अबू धाबी संदिग्ध ड्रोन मामला, 2 भारतीय समेत 3 की मौत, कई घायल। यमन के आतंकियों ने ली जिम्मेदारी। जहां दोस्तों अबू धाबी में टैंकर विस्फोट के पीछे ड्रोन हमला हो सकता है, पुलिस ने बयान दिया। इन घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी पुलिस ने यह भी कहा यमन के हुती विद्रोहियों ने UAE में हमला करने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से कहा है कि अबू धाबी में संदिग्ध ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे हरक सिंह रावत को बीजेपी से क्यों निकाला गया। उत्तराखंड CM पुष्कर धामी ने बताई इसकी वजह। तो उत्तराखंड से हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाल दिया गया है। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। तो इसकी वजह बताई है वहां के CM ने। असन्न विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये दावा किया कि पार्टी ने उन्हें निकाला इसलिए है कि वो अपने परिवार के लिए टिकट के लिए दबाव बना रहे थे। धामी के अनुसार पार्टी ने यह तय किया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, जबकि हरक सिंह रावत बीजेपी पर दबाव बना रहे थे उनके परिवार वालों को टिकट देने के लिए, इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने यह खुलासा किया है। अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे भारतीय रेलवे ने लगभग 400 ट्रेनों को रद्द किया, 10 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया।
दरअसल उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का सबसे ज़्यादा असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। अधिकांश समय घना कोहरा छाए रहने के कारण ट्रेनों का आवागमन भी दोस्तों प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से सोमवार को रद्द हुई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भारतीय रेलवे के मुताबिक लगभग 396 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 4 ट्रेनों को रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 5 ट्रेनें अभी भी लेट है। जानते अगले समाचार में जानेंगे टिकट नहीं मिलने से नाराज अपने भाई मनोहर सिंह से बात करेंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। जी दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने भाई से बात करने वाले हैं। दरअसल सोमवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज अपने भाई मनोहर सिंह से बात करेंगे। मनोहर सिंह ने रविवार को कहा था कि वह कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ बस्सी पठाना विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये रहा कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि मनोहर सिंह के भाई है, वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, कांग्रेस से वो जीत कर आए हैं और उन्हीं का भाई अगर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होगा तो ये बहुत ही विवादित मुद्दा उनके लिए बन सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एशले बार्टी ने आसान जीत दर्ज कर दूसरे दौर में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलियन ओपन से आ रही है खबर। तो टेनिस जगत से ये खबर आ रही है दोस्तों, एशले बार्टी ने यूक्रेन की लेसिया सुरेंको को हराकर दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। बार्टी ने 54 मिनट तक चले मैच में क्वालिफायर लांसिया सुरेंको को 6-0, 6-1 से हराया है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे लता मंगेशकर की हेल्थ अपडेट। अभी भी आईसीयू में, ठीक होने में लगेगा समय, डॉक्टरों ने दिया बयान। जी दोस्तों, लता मंगेशकर को पिछले हफ्ते मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी उम्र अभी 92 साल की है। कोरोना के कारण उनको आईसीयू वार्ड में रखा गया है। अभी उनकी तबीयत स्थिर है। ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू विभाग से डॉक्टरों का बयान आया है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म ने जीता दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। जी दोस्तों, आयुष्मान खुराना की फिल्म को अवार्ड मिला है। निर्माता प्रज्ञा कपूर को मुंबई की मेयर श्रीमती किशोरी पेडनेकर द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की चंडीगढ़ करे आशिकी ट्रांस गर्ल की दिलचस्प कहानी है। फिल्म में कॉमेडी के साथ एक जरूरी मैसेज भी है। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टारर चंडीगढ़ करे आशिकी को हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 मिला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कोरोना के बारे में। अनिल विज ने हरियाणा में बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को ठहराया जिम्मेदार। तो सत्येंद्र जैन ने भी किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के 3 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से उछाल देखा गया है। अनिल विज ने बयान दिया। दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहाँ कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, यह आरोप अनिल विज ने लगाया है। हरियाणा के लोग दिल्ली में आकर पॉजिटिव हो रहे हैं, ये सत्येंद्र जैन ने भी पलटवार में बयान दिया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद छलके हरक सिंह रावत के आंसू, बोले अब कांग्रेस से बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी विधानसभा से हरक सिंह रावत को हटा दिया गया है। अब उनके पास बड़ी पार्टी में जाने का सिर्फ एक ही मौका है कांग्रेस का। किसका हाथ थामेंगे देखते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। रविवार को अचानक सियासी भूचाल तब आ गया जब सत्तारूढ़ बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर कर दिया। हरक सिंह रावत को पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रविवार देर रात को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद ये फैसला लिया गया। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे पत्नी ऐश्वर्या से अलग हो रहे हैं धनुष। 18 साल पहले रजनीकांत की बेटी से की थी शादी। जी दोस्तों, धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से साल 2004 में शादी की थी। ऐश्वर्या और धनुष के 2 बेटे भी हैं। दरअसल धनुष के फैंस के लिए एक बेहद खराब खबर आई है। धनुष ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से अलग होने की घोषणा की है। 18 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इस फैसले को उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से डिवोर्स लिया है। ज़्यादा कुछ मीडिया में ट्रोल नहीं होना चाहते। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे मशहूर कथक नर्तक बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हो चुका है निधन। जी हाँ दोस्तों, बिरजू महाराज अब नहीं रहे। पद्म विभूषण से सम्मानित थे बिरजू महाराज। दरअसल बिरजू महाराज के निधन से कला जगत में शोक है। मालिनी अवस्थी से लेकर अदनान सामी तक हस्तियां दुख जता रही है। दरअसल माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण को भी इन्होंने नृत्य सिखाया था। जानते हैं खबर में क्या है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। कथक सम्राट के नाम से विख्यात पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। बिरजू महाराज संगीत नाटक पुरस्कार से और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित थे। कथक सम्राट के नाम से विख्यात पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके कारण कई लोग
कई फिल्मी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि भी ट्विटर पर अर्पित कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में NTAGI के चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत, मार्च से शुरू हो सकता है 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। तो बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। NTAGI के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि मार्च 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। तब तक 15 से 18 वर्ग के किशोरों को पूरी तरह से टीकाकरण पूरा हो जाने की भी संभावना उन्होंने जताई है। देखते अगली खबर। इस खबर में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में PM मोदी बोले, भारत ने दुनिया को दिया उम्मीदों का गुलदस्ता। जी दोस्तों, PM मोदी ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में PM ने सीधे तौर पर किसी संस्थान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसी तरह की वैश्विक एजेंसियों की तरफ साफ था। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऑर्डर में बदलाव के साथ ही दुनिया के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई है, और इसी के बीच उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है, कोरोना की वैक्सीन दी है, वगैरह वगैरह बातें PM ने करी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव संभव नहीं। ये दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पारसी समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव संभव नहीं है। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को खुले में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल दोस्तों, पारसी लोग अंतिम संस्कार की उनकी विधि अलग होती है, तो पारसियों में कहीं शव खुला छोड़ा जाता है, ऐसी भी खबरें आती रहती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शव को खुले में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अमेरिका में ओमिक्रॉन का कहर, अभी और बिगड़ेंगे हालात। रूस में 2 गुना हुए मामले, चीन में चरमराई सप्लाई चेन। या दोस्तों, पूरे विश्व से कोरोना की खबरें आ रही है। क्या है खबर में जानेंगे। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते मामले बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं और इस समय कोरोना के 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज अस्पताल में भी भर्ती है। हालांकि अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अभी ओमिक्रॉन का चरम आना बाकी है। आने वाले हफ्तों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या और मौतें और भी बढ़ेगी। ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई मुल्कों में हालात अभी भी खराब हुए हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में देखेंगे बिहार में अब पीने वालों को नहीं होगी जेल, सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन। तो बिहार से खबर आई है, शराबबंदी को ढीला कर सकते हैं राज्य सरकार, शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत दी जा सकती है। मतलब अब बिहार में शराबबंदी थोड़ी सी हल्की करने के बाद लोग दिल खोलकर शराब पी सकते हैं। ये पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे राकेश टिकैत ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतना चाहिए। उन्होंने बताया उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल एक तंज कसा है किसान नेता राकेश टिकैत ने। देखते खबर में क्या है। प्रवक्ता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का यूपी के विधानसभा चुनाव में खासी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। वैसे तो किसान आंदोलन के दौरान वो पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के विरोध में प्रचार कर चुके हैं, मगर अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं तो उनके सुर में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है, मगर अभी भी वो सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आते। दरअसल राकेश टिकैत ने ये तंज कसा है कि उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ का जीतना जरूरी है। अगर वो जीत जाते हैं तो राकेश टिकैत को मजबूत विपक्ष मिल जाएगा लड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे मणिपुर में इस बार अकेले चुनाव लड़ सकती है भाजपा। 2017 में पार्टी ने पहली बार बनाई थी गठबंधन की सरकार। तो मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव में इस बार अपने दम पर ताकत दिखाने को तैयार है। भाजपा ने 2017 में सहयोगी दलों और निर्दलियों की मदद से पहली बार सत्ता का स्वाद यहां चखा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और मणिपुर चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी अशोक सिंघल ने यह संकेत दिया है कि भगवा पार्टी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि भौमिक और सिंघल दोनों ने ही चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। मतलब अब मणिपुर में इस बार बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतने का दावा भी कर रही है। देखते अगली खबर इस न्यूज अपडेट में है। शिवपाल सिंह यादव की अपर्णा यादव को सपा के साथ रहने की सलाह, साइकिल के चिन्ह पर लड़ेंगे शिवपाल। जी हाँ दोस्तों, तो ये खबर आ रही है यूपी के सियासी गलियारों से।
दरअसल समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अब समाजवादी छोड़ने का फैसला ले लिया था। उनको सीट वगैरह कुछ नहीं मिली थी, कुछ विवाद हुआ था, इसके कारण उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया था। तो उसी के बीच अब ये खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान से पहले उठापटक और अटकलों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने छोटी बहू अपर्णा यादव को कड़ी नसीहत दी और सलाह भी दी कि इंटरनेट मीडिया पर अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें काफ़ी वायरल हो रही है। तो इसी बीच उन्होंने समझाया है अपर्णा यादव को कि वो अपनी पार्टी ना छोड़े और फिलहाल समाजवादी पार्टी का ही साथ दे। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, इमरान सरकार को करारा झटका, तालिबान राज में अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ व्यापार घटा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ व्यापार घट चुका है जब से तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच व्यापार में 26% की कमी देखने को मिली है। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इससे इतर अफगानिस्तान का तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार बढ़ा है। तो आर्थिक रीत से अब पाकिस्तान बहुत खस्ता हालत में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ये खबर है खूबसूरत नैनीताल और उत्तराखंड के सियासी गलियारे से। नैनीताल से 23 साल बाद कांग्रेस को दिलाई थी जीत, अब भाजपा ने बांधी है इनसे उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल से सरिता आर्य ने नैनीताल नगर निकाय के अपने पहले ही चुनाव में जीत हासिल की ली थी। आपको बता दें कि जिसके बाद वह राजनीति में लगातार सक्रिय रही। इस वजह से उन्हें 2009 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अब बीजेपी ने इनसे उम्मीद बांधी है, शायद ये चुनाव नैनीताल में जितवा सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे, पंजाब में चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार के घर रेड, अवैध रेत खनन मामले में ईडी की कई ठिकानों पर जांच। मोहाली, लुधियाना समेत 12 जगहों पर पहुंची टीम। जहां दोस्तों पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फिर एक विवाद से जुड़ चुका है। अवैध रेत खनन के मामले में पंजाब और हरियाणा में उनके एक रिश्तेदार पर ईडी ने रेड मारी है। दरअसल हम आपको बता दें कि पंजाब में मोहाली और लुधियाना में जांच चल रही है, वहीं हरियाणा के पंचकुला में रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक मोहाली में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के यहाँ रेड हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, रिएक्शन नहीं आया है। तो इस खबर में जानेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालतों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। सभी अनुविभाग अधिकारियों, सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक दिन के गैप पर 50% स्टाफ से ही काम लिया जाए, लेकिन इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी सीट का काम न रुके। निबंधक न्यायिक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिस अधिकारी को बुखार हो तुरंत कोविड की जाँच करवा ले। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे, उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा, आज और कल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हाँ दोस्तों, आज और कल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के पंजाब और हरियाणा के मौसम का अपडेट दिया है। दरअसल 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घना कोहरा छाया रह सकता है। तो इस खबर में जानेंगे, FIR होने पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार का डेमो देने को कहा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव प्रचार में कोविड के नियमों को उल्लंघन के चलते उन पर FIR हुई थी। क्या कुछ खबर में जानेंगे। बघेल ने अपने ऊपर हुई FIR पर कहा है कि FIR सिर्फ मेरे खिलाफ ही क्यों हुई है, बाकी नेता भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे चुनाव प्रचार चल पाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि अमरोहा में बीजेपी के चुनाव प्रचार के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी कहा कि अगर इस कोविड-19 के प्रतिबंधों में कोई चुनाव का अच्छा डेमो हो तो आप हमें दे, उस तरीके से हम चुनाव प्रचार करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में है, एंटालिया केस, सचिन वाजे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नई दलील देकर मांगी है राहत। दरअसल एंटालिया विस्फोटक केस मामले में अपडेट आई है दोस्तों। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एंटालिया बम मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द करने की मांग की। यह याचिका न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनुप जयराम बम्फानी की पीठ ने समक्ष रखी है, जिसने वाजे के वकील से कहा कि वे निर्णय की
प्रतियां उनके समक्ष रखे और मामले को 24 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ेगी या कुछ और होगा केस में, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की नई धुरी बने चंद्रशेखर आजाद किसका ऑफर स्वीकारेंगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। सपा के साथ गठबंधन की चर्चाएं आ रही थी, लेकिन 2 ही सीट समाजवादी पार्टी ने उनको दिया, तो चंद्रशेखर आजाद का एक तरीके से अपमान हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा है, क्या खबर में जानेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक तरफ जहां नामों की लिस्ट जारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं गठबंधन का कुनबा तैयार हो रहा है, तो कहीं खेमे बदलने का खेल भी चल रहा है, लोग दल बदल रहे हैं। तो इसी के बीच सियासत की एक नई धुरी चंद्रशेखर आजाद रावण बन चुके हैं। उनकी अखिलेश यादव से बात हुई, 2 सीट का ऑफर भी मिला, लेकिन ये ऑफर बहुजन समाज की तौहीन बन गया और बीजेपी के खिलाफ बने कुनबे में फूट पड़ गई। इस दरार को भरने के लिए कुछ सहयोगी सामने आए, जिसमें एक तरफ संजय निषाद थे तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद किसकी बात मानेंगे, किस खेमे में जाएंगे। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे राजस्थान में कोरोना की हालत। राजस्थान में 5 कोरोना मरीजों की मौत, 9,236 नए संक्रमित मिले। तीसरी लहर में पहली बार जयपुर में 3 लोगों ने तोड़ा दम। जी दोस्तों, जयपुर में राजस्थान में सोमवार को 9,236 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर में 3 मौतें हुई है। अलवर और 12 में 1-1 मौत रिकॉर्ड की गई है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे एमपी में कोरोना की हालत। प्रदेश में 3 और मौतें, इंदौर में 2106, भोपाल में 1339 और जबलपुर में 453 नए केस आए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कोरोना बढ़ रहा है। इंदौर में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार रात को आई रिपोर्ट में 2106 पॉजिटिव मिले हैं। अब तक का रिकॉर्ड ये है, एक की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। भोपाल में देखें तो 1339 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जबलपुर में 453 नए केस आए हैं। वहीं जबलपुर में एक संक्रमित ने दम भी तोड़ दिया। रीवा में भी एक मरीज की मौत हो गई है। 307 कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव भी बताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के बिगड़े बोल। नाना पटोले ने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। विवाद बढ़ने पर अपनी ही बात से पलटे। तो नाना पटोले ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं। अब ये उनका वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटोले के इस बयान के बाद भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे मेट्रो ट्रेन के यात्री बने शरद पवार। एनसीपी सुप्रीमो ने लाइन में लगकर टिकट खरीदा। समर्थकों के साथ ट्रेन में खड़े होकर किया 6 किलोमीटर का सफर। जहां दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना दम दिखा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। इस छोटी यात्रा से बड़ी पॉलिटिक्स का सफर तय करना चाहते हैं शरद पवार। क्या कुछ खबर में जानेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सोमवार को पुणे में मेट्रो ट्रेन में आम यात्री की तरह यात्रा की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अचानक पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी मेट्रो स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ समर्थकों के साथ ट्रेन में करीब 6 किलोमीटर तक खड़े होकर सफर भी इन्होंने किया। खास बात यह रही कि पवार ने अपना टिकट भी आम आदमी की तरह लाइन में लगकर खरीदा। अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे सिद्धू को कांग्रेस का बड़ा झटका। पंजाब में चुनाव जीते तो चन्नी ही चीफ मिनिस्टर होंगे। पार्टी ने जारी किया सोनू सूद का वीडियो। वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। पंजाब में बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे कांग्रेसी विधायक का विवादास्पद बयान। 2022 की गुजरात विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी तो परेशान करने वाले अधिकारियों का हिसाब लिया जाएगा। चुड़ासमा ने दिया विवादित बयान। जहां दोस्तों, गिर सोमनाथ के वेरावल में कांग्रेस समर्थित सरपंचों के सम्मान समारोह में विधायक विमल चुड़ासमा ने विवादास्पद बयान दिया है। सार्वजनिक मंच से विधायक ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जिन अधिकारियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, उनका हिसाब लिया जाएगा। देखते हैं खबर। इस खबर में जानेंगे सूरत पुलिस पर कार्रवाई। 5 नोटिस दिए पर जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और 4 कांस्टेबलों पर लगाया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना।
जी दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत शहर पुलिस आयुक्त अजय तोमर और 4 पुलिस कांस्टेबलों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने सलाबतपुरा में 7 लोगों की पिटाई के एक मामले में अपना जवाब नहीं लिखवाने के कारण पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक सलाबतपुरा में 7 लोगों की पुलिस ने गलत तरीके से पिटाई की थी। इस बात को लेकर याचिकाकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया तो हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में तो इस खबर में जानेंगे, पंजाब विस चुनाव की तारीख बढ़ाई गई। रविदास जयंती के चलते 14 फरवरी को वोटिंग नहीं करेंगे। आयोग ने कहा 20 फरवरी को होगा सभी सीटों पर मतदान। जी दोस्तों, 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 1 फरवरी नामांकन का अंतिम दिन रखा गया है। 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। सुवाला को नहीं भाया आपका साथ, 7 महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कहा मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से बीजेपी से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात के जाने माने लोक गायक विजय सुवाला का 7 महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी से मोहभंग हो गया। सुवाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि सुवाला ने 22 जून 2021 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या कहता है। सोने चांदी का भाव, तो भारतीय बाजार में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव की बात करें तो 4,758 रुपये देखने को मिल रहा है। 10 ग्राम सोने के भाव की बात करें तो 47,580 के स्तर पर अभी टिका हुआ है। वही बात करें चांदी की, तो भारतीय बाजार में चांदी के भाव में भी बदलाव नजर आया है। चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 10 ग्राम चांदी का भाव 622 रुपये चल रहा है। इस हिसाब से 1 किलोग्राम चांदी का भाव भारतीय बाजार में 62,200 पर चल रहा है। तो बुलेटिन के अंत में जानते हैं मौसम का हाल क्या कहता है। भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल और कर्नाटक के 1 या 2 हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जो कि बिल्कुल भी फ्री है, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।